दोस्तों, चार बेटों ने मिलकर अपने बाप का सौदा कर दिया। और उस बूढ़े बाप को खरीदा किसने? खरीदने वाले की क्या मजबूरी रही होगी? आखिर किस वजह से उसने पैसे देकर किसी और के बाप को खरीद लिया था? दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो कहीं नहीं होता। दोस्तों, कहानी बहुत ही भावुक और इंटरेस्टिंग है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम ओम प्रकाश होता है, उनके पास बहुत जमीन जायदाद थी। आसपास के इलाके में उनका बहुत मान सम्मान था। गांव के मुखिया माने जाते थे। गांव में कोई भी किसी के साथ में गलत करता था तो उसको रोकते थे, गलत चीज को सहन नहीं करते थे। ओम प्रकाश जी के चार बेटे थे। वो अपनी पत्नी और चार बेटों के साथ बड़ी अच्छी जिंदगी काट रहे थे। ओम प्रकाश जी के पास पैसा भी बहुत था, जमीन जायदाद थी, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो ऐसे व्यक्ति थे कि वो जहां भी जाते थे लोग उनके सम्मान में खड़े हो जाते थे। और जब वो अपने घर पर आते तो घर का माहौल भी ऐसा हो जाता था जैसे घर में कोई बबर शेर घुस आया हो। दोस्तों, यूं ही समय बीतता गया। चारों बच्चे भी पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं। ओम प्रकाश जी एक एक करके अपने चारों बेटों की शादी कर देते हैं। घर में चार बहुएं आ जाती हैं। इसके बावजूद भी जो ओम प्रकाश जी थे घर में आते थे तो बहू बेटा किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने कोई कुछ बोल भी दे। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजरता है। ओम प्रकाश जी भी ढलते जाते हैं। उनके पोता पोती से परिवार बढ़ता जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि ओम प्रकाश जी की पत्नी का देहांत हो जाता है। पत्नी की मौत का ओम प्रकाश जी को एक बहुत बड़ा झटका लग गया था। ओम प्रकाश जी वहां से कमजोर होना शुरू हो गए थे। उनकी तबीयत भी अब खराब होने लगती है। उनकी पत्नी तो चली गई थी इस दुनिया को छोड़कर। अब ओम प्रकाश जी की जिम्मेदारी उनके बच्चों पर आ गई थी। अभी तो बहुत कुछ काम करते थे, वो हाथ पैर अच्छा चला लेते थे। लेकिन फिर भी जब पत्नी होती है तो बात ही कुछ अलग होती है। और जब पति पत्नी में से अगर एक भी मर जाता है तो वो चीज थोड़ी अलग सी लगने लगती है कि हम अब किसी और पर निर्भर हैं। दोस्तों, समय गुजरता है। कुछ दिन बाद क्या होता है कि ओम प्रकाश जी की भी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगती है। ओम प्रकाश जी अपने चारों बेटों को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग मेरी सेवा करते हैं। मैं आप सभी से बहुत खुश हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जमीन जायदाद तुम लोगों के नाम करवा दूं। तुम लोगों को बता दूं कि कौन सी चीज कहाँ पर है, वरना पता नहीं मेरी जिंदगी का कब क्या हो जाए और फिर तुम भटकते रहो, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओ। मुझे सब कुछ मालूम है कि कहाँ क्या होता है। तो ओम प्रकाश जी कुछ जमीन और घर अपने नाम ही रहने देते हैं। बाकी जो जमीन दूर दूर की होती है वो थोड़ी थोड़ी जमीन अपने चारों बेटों में बांट देते हैं, सभी के नाम करवा देते हैं। दोस्तों, बेटे भी पिता की बात से सहमत रहते हैं कि जैसा आपको अच्छा लगे पिताजी आप वैसा ही कीजिए। अब ऐसे ही समय बीतता है। बेटे बहुए बहुत अच्छी तरीके से बाबूजी की सेवा करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। अब जब ओम प्रकाश जी के जो बेटे थे उनके नाम जमीन हो जाती है तो उनके मन में ये चलने लगता है कि ये जो बची हुई जमीन पिताजी के नाम है और ये घर जो पिताजी के नाम है, अगर ये भी हमारे नाम ही कर देते तो हमारे सभी के बाद के टेंशन ही खत्म हो जाती। कहाँ बाद में इतनी सी जमीन के पीछे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे। इधर जाओ उधर जाओ, तहसील के चक्कर काटो, अगर अभी करवा दे तो ज्यादा अच्छा रहता। चारों भाई ये बात आपस में बैठकर करते हैं और चारों भाई यही सोचते हैं कि हाँ, ऐसा करते तो सही रहता। पिताजी ने ऐसा क्यों नहीं किया, ये बाकी जमीन और घर क्यों छोड़ दिया? अब इसके लिए हम बाद में भटकते रहेंगे। दोस्तों, एक विचार बनाते हैं कि पिताजी से कहा जाए कि पिताजी बाकी की जमीन और घर भी हमारे नाम करवा दीजिए। लेकिन दोस्तों, हिम्मत नहीं पड़ती है अपने पिताजी से कहने की। समय ऐसे ही गुजरता है लेकिन उन चारों बेटों के दिमाग में यही बात चलती रहती है कि ये पिताजी से कैसे कहें। पिताजी से कह देते तो पिताजी ऐसा कर देते। दोस्तों, कहते हैं ना कि जो बात दिमाग में चलती रहती है वो किसी न किसी दिन मुंह पर आ जाती है। बेटा बहुएं खूब सेवा करते हैं, दिन रात पैर दबाते हैं, हाथ दबाते हैं,
समय गुजरता है, एक दिन बेटा और बहुएं पास में बैठ जाते हैं और उनके जो दो बड़े बेटे होते हैं वो अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, हम आपकी सेवा तो कर ही रहे हैं, आपकी सेवा में कोई कमी तो नहीं है। ओम प्रकाश जी कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं है, मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर भी बैठकर चारों कहते हैं कि पिताजी, आपको तो पता ही है कि जो कोर्ट कचहरी की बातें हैं, तहसील की बातें हैं, दुनियादारी, ये सब चीज हम नहीं जानते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो जमीन आपके नाम है, जो घर मकान है, ये भी अगर आप हम सब लोगों के नाम करवा देते तो हमें इन चीजों से फुर्सत मिल जाती। बाद में कहाँ हम वकील और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे। अगर आप अपने सामने ही करवा देते तो ज्यादा अच्छा रहता। अब बाबूजी तो अपने बेटे बहू से बहुत खुश थे, वो भी इस बात के लिए अपनी सहमति जताते हैं। कहते हैं कि तुम पहले ही बोल देते, मेरे दिमाग में भी ये बात आ रही थी कि मैं ऐसा कर दूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा कर देता हूँ और ये सब कुछ मैं तुम लोगों के नाम करवा दूंगा ताकि बाद में तुम्हें परेशान होने की जरूरत ना पड़े। ओम प्रकाश जी को ये लग रहा था कि मेरी तो इतनी सेवा हो रही है, मेरे बहू बेटे सब इतने अच्छे हैं। दोस्तों, ओम प्रकाश जी जो उनके नाम जमीन बची थी, घर था, वो भी अपने बेटों के नाम करवा देते हैं। घर में बहुत ज्यादा खुशहाल माहौल बन जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही थोड़ा समय गुजरा, चारों बेटा बहू ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया। वहीं ओम प्रकाश जी, जिनके आने पर घर में मक्खी भी नहीं बैठती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने बोलने की। यही बेटा बहू डरते थे, उनका बड़ा मान सम्मान करते थे। लेकिन जैसे ही पिताजी ने सारी जमीन जायदाद जो अपने बेटों के नाम की, बेटों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया, बात बात पर ताने मारना शुरू कर दिया। वो सेवा जो डेली होती थी, पैर दबाते थे, सर दबाते थे, सब बंद कर दिया। जब पिताजी कहते हैं कि मेरे पैर दबा दो, तो यही बेटे कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है जो तुम्हारे पैर दबाने के लिए बैठे रहें। जो बेटे अभी तक बहुत संस्कारी थे, बहुत समझदार थे, वो बेटे पल भर में बदल गए। ओम प्रकाश जी का दिमाग खराब होता है कि ये क्या हो रहा है। इसका बिल्कुल आभास नहीं था कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। दोस्तों, जैसे जैसे समय गुजरता है, ओम प्रकाश जी की स्थिति खराब होती जाती है। बहू और बेटों के तेवर बढ़ते जा रहे थे, यहाँ तक कि समय ऐसा आ गया, ओम प्रकाश जी रोटी तक के लिए मोहताज हो गए। सूखी रोटी उनको मिलने लगी, जूठी थाली में उनका खाना मिलने लगा, वहीं बैठे उनका मजाक बनाने लगे। घर में उनकी कोई इज्जत ना करता, बहुत पछताते हैं, रोते हैं, अपनी पत्नी को याद करते हैं, सोचते हैं कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मैंने क्यों इन पर भरोसा कर लिया। मेरे नाम थोड़ी सी जमीन थी, मैंने वो भी उनके नाम कर दी, इसलिए इन्होंने मुझे अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया। जब भी ओम प्रकाश जी कहते कि बेटा मुझे नहला दो, मेरे हाथ ऊपर तक नहीं पहुंचते हैं, तो बेटे कहते हैं कि तुम मर क्यों नहीं जाते हो, हम कहाँ तक तुम्हारी सेवा करेंगे, बुढ़िया तो मर ही गई है, अब तुम बैठे हो परेशान करने के लिए, तुम भी मर जाते तो अच्छा रहता। ओम प्रकाश जी बहुत रोते हैं। दोस्तों, ऐसे ही बड़ी मुश्किल से दिन पूरे कर रहे थे, हाथ पैर चला नहीं पाते थे। एक दिन की बात थी, उसी गांव में एक दूसरे गांव का व्यक्ति जिसका नाम कुलदीप होता है, वो आता है और पूछता है कि भाई, यहाँ पर कोई गाय तो नहीं है, हम गाय खरीदना चाहते हैं, लेकिन कोई भी नहीं कहता कि यहाँ पर गाय है। अब ओम प्रकाश जी के बेटों से पूछा कि आपके यहाँ तो गाय नहीं है, हम गाय खरीदना चाहते हैं। तो ओम प्रकाश जी के बेटे हंसते हुए कहते हैं, जो दो बाहर ही खड़े हुए थे, कि भैया गाय तो नहीं है, एक बुढ़ा है, उसको लेना चाहो तो ले लो, मतलब एक मजाक के मोड़ पर। जब भी बात कहते हैं तो वो जो व्यक्ति कुलदीप नाम का था, वो जब ये बात सुनता है तो टकटकी लगाकर एक बार ओम प्रकाश जी को देखता है और फिर उनके बेटों को देखता है कि ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, कुछ देर तक कुलदीप सोचता रहता है, फिर बाद में कहता है कि सच में तुम अपने पिताजी को बेचना चाहते हो। बेटे कहते हैं हाँ, बेचना चाहते हैं। तो कुलदीप सहमी आवाज में बोलता है कि इनकी कीमत बताओ, कितनी कीमत है तुम्हारे पिताजी की। तो बेटे सोच रहे थे कि मजाक कर रहा है, कहा कि 20,000 दे दो और ले जाओ इसे। दोस्तों, उनको नहीं पता था कि ये जो कुलदीप है इस बात को सीरियसली ले रहा है। कुलदीप के पास पैसे थे,
कुलदीप कहता है, ठीक, आप सभी लोग सलाह मशवरा कर लो, इसके बाद मैं इनको खरीद लूंगा, मुझे जरूरत है। दोस्तों, ये चारों भाई आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो छोटे वाले भाई कहते हैं कि हाँ दे दो, अगर वो ले रहा है तो ले जाए, 20,000 मिल ही जाएंगे, इसका हम क्या करेंगे, क्या परेशान करता है, यहीं पर खांसता रहता है। दोस्तों, बेटा और बहू ने मिलकर अपने पिताजी का सौदा कर दिया और 20,000 में बेच दिया। अब ओम प्रकाश जी ये नजारा देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं कि आज मेरी हालत जानवरों से भी बदतर हो गई है, जानवरों की तरह मेरे बेटों ने मुझे बेच दिया है। जब कुलदीप पैसे उनके बेटों को दे देता है तो कहता है, बाबा चलिए मेरे साथ, मैंने आपको खरीद लिया है। ओम प्रकाश जी कुछ नहीं बोलते और कुलदीप उनका थोड़ा बहुत सामान उठा लेता है और फिर प्रकाश जी को अपने साथ लेकर चल देता है। ओम प्रकाश जी की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। कुलदीप उन्हें अपने घर में लेकर पहुंचता है, अपनी पत्नी से कहता है, पत्नी का नाम बिमला था, बिमला ये देखो बाबा, मैं इनको खरीद कर लाया हूँ, आज से हमारे साथ रहेंगे, हमारे बाबा हैं, हम इसकी सेवा करेंगे। कुलदीप की पत्नी बिमला जी बड़े ही सरल स्वभाव की महिला थी, सेवा सत्कार में बहुत ज्यादा विश्वास रखती थी। वो उनके पैर छूती हैं और बड़े अदब के साथ में बिठाती हैं, उनके लिए एक अच्छा सा बिस्तर लगाया जाता है। कुलदीप प्रकाश जी से कहता है कि आपको बिल्कुल भी किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज से आप उनके नहीं हमारे हो, हम आपकी सेवा करेंगे, किसी चीज की आपको कमी नहीं आने देंगे। अच्छा स्वादिष्ट ताजा खाना उनके सामने रखा जाता है। ओम प्रकाश जी जब खाना खाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू तो वैसे ही नहीं रुक रहे थे, एक तरह से खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से उन्होंने ताजा खाना नहीं खाया था। अब वो पति पत्नी दोनों उनके पैर दबाते हैं। ओम प्रकाश जी को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी अचानक से कैसे बदल गई, ये समय कैसे मेरी जिंदगी में आ गया। ओम प्रकाश जी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उन दोनों पति पत्नी को बड़ी दुआ देते हैं। दोस्तों, कुलदीप के गांव में एक मेला लगा हुआ था, तो कुलदीप ओम प्रकाश जी से कहते हैं कि बाबा चलो हम आपको मेला घुमा कर लाते हैं, आपका थोड़ा मन बहल जाएगा। उनको मेले में ले जाता है और कुलदीप कहता है कि बाबा आपको जो कुछ यहाँ पसंद आ रहा है वो आप ले लीजिए। ओम प्रकाश जी कहते हैं, बेटा वैसे मैं यहाँ पर क्या ही लूंगा, मेरी एक इच्छा थी कि घड़ी पहनने की, जो मैं हमेशा पहन कर रखता था, मेरे बेटों ने वो अपने पास ही रख ली है। तो कुलदीप उनके लिए घड़ी ले लेता है, उसके बाद बड़े अच्छे से खिला पिला कर घर वापस ले आता है। घर पर पत्नी ने अच्छा ताजा खाना बना दिया था, लेकिन ओम प्रकाश जी कहते हैं, बेटा मैं और नहीं खा पाऊंगा, पहले ही मेले में बहुत खा लिया है। कुलदीप जबरदस्ती उन्हें थोड़ा बहुत खाना खिला देता है। फिर ओम प्रकाश जी कहते हैं कि बेटा सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों खरीदा। लोग अपने माता पिता को खाना नहीं देते हैं, लेकिन तुम्हारे सामने ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी जिसकी वजह से तुमने मुझे खरीदा, मुझे इसका कारण बता दो। तब कुलदीप कहता है कि बाबा मेरी जिंदगी में मुझे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है, उसका प्रायश्चित करने के लिए मैंने आपको खरीदा है। ओम प्रकाश जी हैरान रह जाते हैं कि तुमसे कौन सी भूल हो गई। तो कुलदीप कहता है कि बाबा आज से लगभग 6 साल पहले मुझे ऐसा हुआ कि जो मेरे पिताजी थे, तो मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, हम लोग उन्हें अच्छे से रखते थे, लेकिन एक दिन मेरे पिताजी को बहुत तेज खांसी आने लगती है। पिताजी का मैंने इलाज भी बहुत करवाया, दवा भी दिलाई, लेकिन पिताजी को कोई भी आराम नहीं होता है। और बाबा मेरे पिताजी को दिन प्रतिदिन खांसी बढ़ती ही जा रही थी, और खांसी उन्हें इतनी बढ़ रही थी कि रात में हमें नींद नहीं आती थी, हम रात भर सो नहीं पाते थे। मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि एक दिन मैंने सोचा कि आज हम बाबा को नींद की गोली खिला देंगे कि जिससे वो पूरी रात सोते रहें, क्योंकि उनकी वजह से हम ढंग से सो नहीं पाए, दिमाग मेरा खराब हो रहा था। इसके बाद हम बाजार गए और 4 नींद की गोली ले आए, और चारों नींद की गोली मैंने एक साथ अपने बाबा को खाने में दे दी, ये सोचकर कि आज बाबा रात में आराम से सोते रहेंगे तो हम भी सो जाएंगे। मैंने चारों गोली अपने पिताजी को खिला दी। पिताजी मेरे ऐसे सो गए कि वो फिर कभी दोबारा नहीं उठ पाए।
मैं अपने पिताजी को हमेशा के लिए सुला दिया। अपने हाथों से मुझसे ये पाप हुआ है। और ये बात कहकर कुलदीप जोर जोर से रोने लगा। कहने लगा, बाबा मुझे बहुत बड़ा पाप हो गया। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं आपकी सेवा करके मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर पाऊं। और जब आपके बेटों ने कहा कि इस बुढ़े को ले जाओ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपकी सेवा करूं तो शायद मेरे बाबा मुझे माफ कर दे। मेरे बाबा की छवि मुझे आप में दिखाई दी, इसलिए मैंने आपको खरीद लिया है। अब बाबा मुझे ये बताओ, हम आपकी सेवा करेंगे तो मेरे पिताजी खुश तो हो जाएंगे ना। दोस्तों, जब ओम प्रकाश ये बात सुनते हैं तो वो भी रोने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा अब मैं क्या बोलूं, तुमने मेरी इतनी सेवा की है, ऐसे मुझे लेकर आए हो, तुम्हारा जो गुनाह था वो कैसे माफ नहीं होगा, तुम्हारे बाबा खुश कैसे नहीं होंगे, तुम्हारा बाबा बहुत ज्यादा खुश होगा। तुमने इतना अच्छा सोचा, एक तरफ मेरे 4 बेटे मिलकर भी मुझे नहीं रख पाए, तुम अकेले मुझे रख रहे हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। दोस्तों, कुलदीप ऐसे ही अपनी पत्नी के साथ में ओम प्रकाश जी की सेवा करता है। ओम प्रकाश जी बड़े अच्छे से रहते हैं, टाइम से ताजा खाना मिलता है, अच्छे बिस्तर पर सोते हैं, कुलदीप अपने हाथों से नहला देता है। ऐसे ही दिन गुजरता जाता है। कुछ समय गुजरता है, उसके बाद उनके चारों बेटे आते हैं कि देख ले चलकर कि बुढ़ा मरा है कि जिंदा है। वहां आते हैं, आवाज लगाते हैं कि मेरे बाप को खरीद के लाए थे, वो जिंदा है कि मर गया। तो कुलदीप की पत्नी आती है और उनको डांट के अपने दरवाजे से भगा देती है। और फिर पीछे से कुलदीप भी आता है और कहता है कि मेरे पिताजी के बारे में इस तरह बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिस दिन तुमने अपने पिताजी को बेच दिया था वो तुम्हारे उसी दिन से नहीं रहे हैं। चारों बेटे ऐसे ही वापस चले जाते हैं। ओम प्रकाश जी ने भी उन्हें बहुत हड़काया था। कहते हैं कि मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। दोस्तों, कुछ समय बाद ओम प्रकाश जी का सुखी जीवन के साथ देहांत हो जाता है। वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। कुलदीप उनका अंतिम संस्कार बड़े अच्छे तरीके से करता है। भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि भगवान, मुझे अफसोस है कि आप मुझे माफ कर देना, जो भी मैंने गलती की है। और इस तरह से किसी की और के बाप को किसी और के बेटे ने रखा, सेवा की और अंतिम संस्कार अच्छे से किया। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या बेटा और बहू को ऐसा करना चाहिए? इससे क्या सीख मिलती है? आप लोग इससे क्या सीखे हैं? हमें कमेंट करके अवश्य बताइए और अपनी राय लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी एक लाइक कर दे, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।